गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 18 तक कंप्लीट किया था। 19 से 2 भी कंटिन्यू करते हैं। टोटल 4 सम है, 2 एग्जाम्पल बाकी हैं एंड 2 MCQ। चलो कंटिन्यू करते हैं, कहाँ से किस तरह से देखना है। तो क्वेश्चन इज दैट वन ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है। ओके थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है क्वेश्चन में और थोड़ा नया भी है। ओके तो एक ट्रस्ट है, उसके पास मतलब कि अमाउंट है 30,000। कितने की अमाउंट है लिखते जाते हैं साथ में। नंबर 19 अमाउंट 30,000, दिस इज दी अमाउंट है। इस अमाउंट को उन्होंने अलग अलग 2 बॉन्ड है। ओके मतलब कि कहीं इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट। पर वो बॉन्ड के हिसाब से बोल रहे हैं कि फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड। ओके उसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है। फर्स्ट बॉन्ड में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5% इंटरेस्ट देगा और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 7% इंटरेस्ट देगा। ओके ऐसे 2 बॉन्ड है। अब उनको डिसाइड करना है कैसे करना है। ओके और हमें डिसाइड करना है कि किस तरह से किस बॉन्ड में कितनी अमाउंट मतलब कि इन्वेस्ट की हुई होगी। उसका एक रीज़न हमको दे दिया है कि ट्रस्ट को एनुअल इंटरेस्ट 2 अलग अलग हिस्सों में मिलता है। नंबर 1 पहले ऐसा करके 2 बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करो कि 1800 इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा केस है 2000 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो ट्रस्ट ने पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, ऐसा मतलब कि पूछा है। तो हमको डिसाइड करना है कि किस तरह सा है। तो सपोज कर लेते हैं कि सपोज X रुपीज ट्रस्ट इन्वेस्ट X रुपीज इन 5% बॉन्ड एंड अब X इसमें इन्वेस्ट किए हैं, टोटल है 30,000। तो बचे कितने? तो 30,000 माइनस X इन 7% बॉन्ड। ओके पहले X रुपीज 5% बॉन्ड में, तो बाकी जितने बचे वो 7% में डाले होंगे क्योंकि 2 ही टुकड़े करने हैं, ज़्यादा कोई। तो नंबर 1 ये इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1800 रुपीज़। केस ए कि इसमें 1800 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे मतलब कि 2 टुकड़े करने हैं। तो आंसर 1800 है। अब अमाउंट हमें ढूंढनी है तो देखिए उसको क्लियरली बोला है उसके अंदर कि मैट्रिक्स फॉर्म में ढूंढना है। अगर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बोलते तो हम नॉर्मल इक्वेशन बना के ढूंढ देते और एक्स वाई मिल जाता हमारे, पर मैट्रिक्स फॉर्म में बोले हैं तो दिस इज दी अमाउंट। ओके जो अमाउंट है उसमें पहला कंपोनेंट एक्स, दूसरा ये पूरा मतलब कि 30,000 माइनस एक्स, ये 2 कंपोनेंट का एक मैट्रिक्स जो रो में लिखेंगे, दूसरा कॉलम में लिखेंगे। तो कॉलम में जो हमारे परसेंटेज है, पहले का 5 दूसरे का 7। ओके और टोटल इसका आंसर 1800 है। अगेन जो फर्स्ट हमारे पास अमाउंट के 2 टुकड़े हैं वो रो फॉर्म में आएंगे, इंटरेस्ट है वो वर्टिकल कॉलम में, आंसर 1800। अब इसको सॉल्व करना है पर थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा ना। ये x, ये 30,000 माइनस x, 5% तो 5 डिवाइड बाई 100, 7% तो 7 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1800। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। करते हैं कैलकुलेशन। तो x का 5/100 के साथ तो 5x बाई 100 प्लस ये पूरे का इसके साथ किसका, तो 30,000 माइनस x का 7/100 के साथ तो 1800। चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन और। तो 5x बाई 100 प्लस ये 7 का 7 जा 3 तो 21, 0 पीछे के वैसे। ओके क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड बाई 100 तो है। x का करोगे तो 7x बाई 100 इज इक्वल टू 1800। चलो इसके तो 2 0 कैंसिल हो गए। ओके ये 5x बाई 100 7x, तो 5 माइनस 7x मतलब माइनस 2x बाई 100 हो गया। और ये 2100 है, क्या है 2100, सामने है 1800।
चलो एक काम करते हैं, 2x वाला माइनस है, सामने लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो 2100 माइनस 1800 तो 300। चलो तो 2x ये दोनों इधर जाएंगे तो 30,000 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 50,000, मतलब कि x हमारा 15,000 आया। मतलब कि हमने x रुपीज़ तो 15,000 5% बॉन्ड में डाला है और दूसरे 15,000 7% में डाला है, मिल गया। ओके, क्योंकि दूसरा है वो 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 में से 15,000 निकालो, 15,000, तो लिख देते हैं 15,000 इन 5% एंड 15,000 इन 7%। दोनों में थोड़े थोड़े डाले हैं, 5% और 7%। ये पहला केस हुआ। पहले केस के बाद केस बी, उसमें ऐसा बोला है तुम्हारा इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ है जो मिल रहा है, तो बस चेंजेस ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट है, बॉन्ड वही है, पर आंसर में 2,000। तो चलो स्टार्ट करें। एक्स, दूसरा 13,000 माइनस एक्स, वही 5%, तो 5/100, थोड़ा एक स्टेप एडवांस लिख देता हूँ, 7% है तो 7/100 इज इक्वल टू, जस्ट फर्क इतना, यहाँ पे 2,000 आएगा। बोलो बैठा दिमाग में? वही बेटा इक्वेशन बनाओ चलो x के साथ, तो 5x/100। ओके, चलो इसी को यहाँ देख के ही बना दो ना, सीधा यही आएगा क्योंकि सेम आंसर आने वाला है, प्लस 2100, सीधा ये लिख दो तो भी चलेगा। ओके, पर लिखो यहाँ पे 2100 कैंसिल होके, या तो 2140 डिवाइड बाई 100, चलो पूरा लिखते हैं, माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 2,000। शायद यहाँ से बेटा होमवर्क में हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल, वही -2, ये सेम ही आएगा, पर ये सामने 2,000 है। ओके, तो उसी के हिसाब से मतलब कि थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंजेस। फिर धीरे धीरे मतलब कि आगे प्लस माइनस जो सॉल्यूशन आएंगे करता जाएंगे और उसी के हिसाब से वैल्यू आएगी। बोलो हो जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना। सेम थिंग एग्जाम्पल नंबर 20। ओके, बाद में फिर से एक बार इसको दोहराएंगे। 20 भी सेम उसी मेथड का है। उसमें क्या दिया हुआ है सम नंबर 20 में? तो ऐसा है कि भाई एक स्कूल की लाइब्रेरी है। क्या है? स्कूल की लाइब्रेरी। इसमें कुछ बुक्स रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी। ओके, तो ऐसा बोला है कि 10 डजन केमिस्ट्री के, कितने हैं? 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है। ओके, चलो डजन मतलब कि 12 में मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर 8 डजन फिजिक्स है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की है। 8 डजन वो फिजिक्स की है और दूसरा 8 डजन के बाद बोला है कि अगेन 10 डजन है वो इकोनॉमिक्स की है। तो 10 डजन इकोनॉमिक्स की है। इतनी क्वांटिटी में बुक है और सबका रेट है कि भाई पर क्वांटिटी मतलब कि पर पीस रेट है। पहले तो टोटल क्वांटिटी 10 डजन, तो ऐसा हो सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 1 डजन मल्टीप्लाई 12, तो 120 टेक्स्ट बुक हुई केमिस्ट्री की। क्वांटिटी में करते हैं। ओके, चलो 8 मल्टीप्लाई 12 और 10 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो 12 जा 12 120 और 12 जा 8 96 होगा। क्या होगा? 96। ओके, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, क्लास में आंसर में लोचा ना हो। 12 मल्टीप्लाई 8, आंसर 96। 120 96 120, इतनी क्वांटिटी में बुक आई। और इसका रेट भी है, अंदर दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू उसका रेट मतलब कि सेलिंग प्राइस 80 60 40। तो केमिस्ट्री का 80 रुपीज़, इसका 60 रुपीज़ और इसका 40 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस है पर पीस। ओके, तो पर पीस के हिसाब से मतलब कि हमने रेट लिखा, इसीलिए पहले पीस में कन्वर्ट किया, डजन के बाद पीस में और पीस के बाद ये। तो हमने जैसे पहले बताया था वैसे ही, तो हमको ढूंढना क्या है कि भाई ऑल बुक आर सेल आउट, सभी के सभी बुक आप सेल आउट कर दो तो आपकी टोटल अमाउंट क्या होगी, कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो दैट मीन्स जितनी क्वांटिटी है वो हॉरिजॉन्टल आएगी, प्राइस है वो वर्टिकल आएगी, देन आफ्टर फाइंड दी वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा कि भाई 120 96 एंड 120 दिस इज दी क्वांटिटी, और 80 60 एंड 40 दिस इज दी रेट।
आंसर इज दैट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 120 मल्टीप्लाई 80 क्या होगा, 120 करते ही जाते हैं, या तो पहली बार लिख दो पहले का पहले के साथ, तो 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। चलो 120 मल्टीप्लाई 80, 120 मल्टीप्लाई 80, आंसर 9600। 96 मल्टीप्लाई 60 5760। 120 मल्टीप्लाई 40 4800। 4800 प्लस 5760 प्लस 9600, आंसर 20,160 इज अ फाइनल आंसर। ओके, बस ये सिंपल था, इतना ही, सीधा वैल्यूएशन लिख दिया, बात खत्म। इसी के साथ बड़ा एग्जाम्पल खत्म। 2 MCQ है, चलो MCQ भी आपको अच्छे से समझाता हूँ, पर MCQ में दोनों का पहले टाइटल अलग है। ऐसा बोला है कि सपोज, मतलब कि आपको दे ही दिया ऑलरेडी, X Y Z W N P ऐसे अननोन 5 मैट्रिक्स है, उसकी रो कॉलम भी कुछ कन्फ्यूजन वाली ही दी हुई है। तो X Y Z W P अभी टाइटल नहीं है किसी का। MCQ 21 एंड 22 दोनों के लिए कॉमन एक टाइटल है। तो कौन कौन से, X Y Z फिर W एंड P ऐसे 5 मैट्रिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि उसको रिस्पेक्टिवली रो कॉलम क्या है, X की 2 क्रॉस n, रो टू कॉलम n, ऐसा उसका मीनिंग हुआ। Y की है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k, फिर 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p, W का n क्रॉस 3, n क्रॉस 3, p क्रॉस k। चलो ऐसा है। तो डिफरेंट रो कॉलम दोनों MCQ के लिए कॉमन दे दिया है। ओके, इसमें MCQ की कैलकुलेशन कम, लॉजिक ज़्यादा है। ओके, और ये मोस्ट टाइम पे बेटा JEE में भी इस तरह के सम का यूटिलाइजेशन, सेम डिट्टो कॉपी नहीं बोला, पर ऐसा यूटिलाइजेशन ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें एक फॉर्मेट दिया हो, ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन है, P इंटू वाई प्लस मल्टीप्लाई P इंटू वाई, बीच में प्लस W इंटू वाई, ऐसा दिया हुआ है। मैंने बीच में जानबूझ के थोड़ी स्पेस रखी है। देन आफ्टर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ओके, तो सही बैठेगा रो कॉलम के हिसाब से। आप पहले ही सोच लो कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, ओके, तो आंसर क्या आता है, पहले की रो दूसरे की कॉलम मल्टीप्लिकेशन में, और सम में आंसर क्या आता है कि दोनों की रो और दोनों की कॉलम सेम होनी चाहिए। तो सबका अपना अपना मतलब कि देखो, पहले रो कॉलम लिखते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन में बात एक ही की हुई है कि भाई तुम्हारा n क्या होगा, p क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा, बराबर। चलो ऑप्शन आपके पास है तो वो लिखते नहीं है। तो p की रो कॉलम क्या है, तो p क्रॉस k, ओके, समझ सकते हो आप। y की क्या है, तो 3 क्रॉस k, ओके। w की क्या है, n क्रॉस 3, एंड अगेन y की क्या है, तो 3 क्रॉस k। डन। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो तो फ्यूचर में तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, ये पी वाई का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का होने के बाद पहले की रो दूसरे की कॉलम, तो हमारा आंसर में रो पी आएगी और कॉलम के आएगी, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होकर एक मैट्रिक्स बनेगा तो उसका आंसर पहले की रो जितना और दूसरे की कॉलम जितना। यस और नो? ओके। सेम थिंग प्लस बीच में, ये जब डब्ल्यू वाई का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, पहले की रो दूसरे की कॉलम, तो n क्रॉस के आएगा। और पहले की रो दूसरे की कॉलम को छोड़ दे तो उल्टा सोचो कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो वो सेम होनी चाहिए। ये दूसरा रूल्स, आपको दूसरा मतलब के हिंट दे रहा हूँ। पहले की कॉलम और दूसरे की रो वो ऑलवेज सेम होती है। देखो दूसरे में देखो, ये 3 तो ये 3 ही होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, तो उसमें तो दोनों सेम थे। पर यहाँ से हमको एक अननोन वैल्यू मिली कि k और 3 दोनों सेम ही होने चाहिए, तो एक आंसर मिला
कि भाई k इज इक्वल टू तो 3 आ सकता है, ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। चलो समझ में आ गया, k इज इक्वल टू 3 आ सकता है। तो हमारे 4 ऑप्शन में से k इज इक्वल टू 3 आए, ऐसे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में भी k इज इक्वल टू 3 है और ऑप्शन सी में भी k इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अब डिसाइड करना है कि ए राइट या फिर, चलो अब दोनों के बीच में प्लस है, उसका मीनिंग क्या कि भाई जितनी रो कॉलम इसकी होगी उतनी ही रो कॉलम उसकी होगी। तो सीधी बात है कि प्लस के बाद तो सीधी बात है कि p इज इक्वल टू एन भी होना चाहिए और k इज इक्वल टू के, ये तो है, k इज इक्वल टू के तो है। तो दूसरा एक मिला p इज इक्वल टू ही n होना चाहिए, जितनी रो इसकी उतनी ही रो उसकी होगी तभी सम होगा, वरना सम होगा नहीं। तो चलो मेरे पास p इज इक्वल टू एन है और k इज इक्वल टू 3 तो मिला था, तो ऑप्शन ए में ही है p इज इक्वल टू एन, तो राइट। अगर ऑप्शन सी में लेने चाहिए तो बोला है कि p एक कांस्टेंट है, तो वो रॉन्ग है, ओके। तो ऑल ओवर ऑप्शन ए राइट। कैलकुलेशन बेटा कुछ नहीं है, जस्ट लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अगेन समझाता हूँ ये रिवीजन में, ओके। चलो 21 के बाद 22 भी उसी चक्कर का है। अगेन आपको दिया हुआ है कि इफ n इज इक्वल टू पी, आपको पहले से ही बोल दिया है कि n इज इक्वल टू पी तो है ही, देन एक मैट्रिक्स है 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, उसकी ऑर्डर डिसाइड करो। क्या डिसाइड करो, ऑर्डर। सीधी बात है, दोनों के बीच में माइनस है तो सेम होना चाहिए, जितनी रो उतनी ही रो, जितनी कॉलम उतनी ही कॉलम। और 7 तो कांस्टेंट है, 7 को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अंदर 4 कंपोनेंट हो गए तो चारों के चारों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 हो गए तो 6 के 6 से आगे कुछ छोटा मल्टीप्लिकेशन हो कांस्टेंट का, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बताओ x के रो कॉलम क्या, तो 2 क्रॉस n माइनस 5, z के रो कॉलम क्या, 2 क्रॉस p। अब जाहिर सी बात है हमको मतलब कि उसके अंदर डिसाइड करना है कि भाई मतलब कि क्या कौन सा मतलब कि सही आएगा ऑप्शन, p क्रॉस 2, 2 क्रॉस n, n क्रॉस 3 n, p क्रॉस n, ऐसा डिफरेंट मतलब कि दिया है। तो कौन सा सही बैठेगा। तो एक बात तो क्लियर है बेटा कि जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए, जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए, सेम है, क्योंकि तभी ही माइनस पॉसिबल होगा, उसके अलावा माइनस पॉसिबल होगा नहीं। और वो भी हमको बोला ही है क्वेश्चन में कि n इज इक्वल टू पी, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऐसा बोल सकते हैं 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p होना चाहिए। और 2 2 कैंसिल कर दो तो n इज इक्वल टू p आ गया, और अगर n इज इक्वल टू p रख दो तो दोनों सेम भी आ गए। तो वैसे देखा जाए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट हमको अभी डिसाइड मतलब करना है कि कौन सा आंसर राइट है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन ए में है p क्रॉस 2, कोई है ही नहीं जो p से स्टार्टअप होता है, ओके। दूसरा है 2 क्रॉस n, है हमारे पास 2 क्रॉस n, तो ऑप्शन बी हमारा 2 क्रॉस n हो गया। हो सकता है 2 क्रॉस n हमारा सही ही था। ऑप्शन सी में है n क्रॉस 3, n से स्टार्टअप ही नहीं है दोनों में किसी का। और ऑप्शन डी है p क्रॉस n, p से भी स्टार्टअप नहीं है, तो 2 क्रॉस n ही ऑप्शन बी ही हमारा राइट। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 बेटा क्लियर। फिर से सभी सम समझने वाले थे बेटा। ऑप्शन सम नंबर 19 ऐसा बोला है कि एक कोई ट्रस्ट है, उसके पास से 30,000 अमाउंट पड़ी हुई है, उनको इन्वेस्ट करने के लिए 2 बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है, बाकी कोई रिसोर्सेज नहीं है। 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है, ओके। अब ट्रस्ट को उसकी अमाउंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि एनुअल, पहले केस में उसको इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ मिलते हैं, दूसरे केस में उसको इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ मिलते हैं। तो पता नहीं ट्रस्ट ने कैसे इन्वेस्ट किए है, तो हम तो सपोज करेंगे, सपोज करो ट्रस्ट ने x रुपीज़ 5% बॉन्ड में डाले, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ तो डाला है, ऐसा नहीं है कि एक में नहीं डाला है। और दूसरी जितनी भी अमाउंट मतलब 30,000 माइनस x जितनी अमाउंट बची वो किस में डाली, 7% बॉन्ड में, ओके। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्व करना है, ऐसा क्लियर ही बोला है उनके अंदर टेक्स्ट बुक में। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल मतलब कि बनाया जो अमाउंट थी, ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले हॉरिजॉन्टल फिक्स है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मैट्रिक्स ही बनता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब कि रो फॉर्म में हमने अमाउंट लिखी, कॉलम फॉर्म में हमने इंटरेस्ट लिखा, और उसका आंसर 1800 तो पता था। अब हमें अमाउंट ढूंढनी है, तो परसेंटेज निकाल के नॉर्मल किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कंपोनेंट मिला, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया, सामने लेके गए और x इज इक्वल टू 15,000 मिले।
तो 15,000 उन्होंने x मिला, मतलब कि x 15,000 5% में किए है, तो बाकी के 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस 15,000, तो 15,000 7%। सेम कॉपी पेस्ट करना है, बस इतना 1800 की जगह 2000 आए, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं, पर माइनर अमाउंट चेंज हो जाएगी, तो जो आपको होमवर्क में बोला है। नंबर 20 में भी अगेन ऐसा ही सम था, उसमें एक लाइब्रेरी की बात है जिसमें बहुत सारी बुकें हैं, तो ऐसा बोला है कि 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, तो क्वांटिटी हुई 120, क्योंकि डजन को निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8 डजन फिजिक्स की है तो 96 क्वांटिटी हुई, 10 डजन इकोनॉमिक्स की है तो 120 क्वांटिटी हुई, और सेलिंग प्राइस है केमिस्ट्री बुक की 80 रुपीज़, फिजिक्स की 60 रुपीज़, इकोनॉमिक्स की 40 रुपीज़, क्योंकि हमने पहले क्वांटिटी, अब जो क्वांटिटी आई उसको हॉरिजॉन्टल डाला, अमाउंट है उसको वर्टिकल नहीं। ऐसा पूछा है कि टोटल कितने अमाउंट मिलेंगे पूरी बुक सेल कर देने से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही झटके में हो गया, पर उसमें कुछ ढूंढना नहीं था, टोटल अमाउंट ही ढूंढनी थी, तो 20,160 आ गए। 2 MCQ की बात है तो उसमें अलग अलग डिफरेंट 5 मैट्रिक्स की रो कॉलम ऐसी दी हुई है, दोनों के लिए कॉमन है। अब ऐसा बोला है 21 में कि P और Y का मल्टीप्लिकेशन है, W और Y का मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों के बीच में प्लस है, तो तुम डिसाइड करो ऑल ओवर जब तुम सम करके बाहर निकलोगे तो तुम्हारी रो कॉलम के हिसाब से कौन सही कौन गलत। तो जब भी किसी का मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, तो आंसर पहले की रो दूसरे की कॉलम आती है, पहले की रो दूसरे की कॉलम आती है, बट उल्टा पहले की कॉलम दूसरे की रो सेम होती है, तभी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके ऊपर से हमें एक आंसर मिला कि इधर तो दोनों 3 थे, पर यहाँ पे k और 3 थे, तो जाहिर सी बात है k = 3 होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से k = 3 आए, ऐसे 2 आंसर थे A और C। अब हमें डिसाइड करना है कि A सही कि C सही। चलो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस है, प्लस और माइनस तभी हो सकता है जब सभी की रो, पहले की रो उतनी ही दूसरे की रो, पहले की कॉलम उतनी ही दूसरे की कॉलम होनी चाहिए। तो हमारे पास P के और N के, तो जाहिर सी बात है जितना P होना चाहिए उतना ही N होना चाहिए, और जितना K उतना K, तो K तो सेम ही रहते हैं, तो P = N, तो P = N एंड K = 3 ऑप्शन A में ही आते हैं, पूरा लॉजिकल सम। ओके, एंड द लास्ट 22, उसमें भी ऐसा ही है, पर मतलब कि ऐसा घुमा फिरा के पूछा है तो थोड़ा समझने में मतलब कि क्या हो, कन्फ्यूज़न हो। ओके, कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत। ये दूसरा है, उसमें भी ऐसा ही है, देखो माइनस है, और क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया है कि इफ n = P है तो 7x - 5z उसकी ऑर्डर क्या हो सकती है। ओके, मतलब कि रो एंड कॉलम। तो 7x - 5z तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में तो माइनस है, x का 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p। अब माइनस तभी पॉसिबल है जब दोनों की रो कॉलम सेम हो, तो जाहिर सी बात है 2 तो सामने 2 सही है। n = p, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बोला है, तो रो कॉलम सेम ही है, तो मतलब ये भी रो लो तो भी सेम है, ये भी लो तो भी सेम है। अब देखो MCQ में ऑप्शन कैसे है, तो ऑप्शन ए ऐसा है कि p क्रॉस 2, तो दोनों में से किसी के पास p क्रॉस 2 नहीं है। दूसरा है 2 क्रॉस n, तो 2 क्रॉस n है, तो ऑप्शन बी राइट। तीसरा चेक करते n क्रॉस 3, तो किसी के पास n क्रॉस 3 नहीं है, और किसी के पास p क्रॉस n भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बी ही ऐसा है जो दोनों में से किसी के पास था। वरना हमें प्रूव दैट तो कर ही दिया कि ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2, तो सेम। n और p अलग अलग है, पर वो तो क्वेश्चन में ही बोला है कि तुम n और p सेम लिख सकते हो, तो हो गए दोनों सेम। अब ये लिखो तो भी यही होता है, ये लिखो तो भी यही होता है, तो अगर 2 क्रॉस p आंसर लिखते तो भी राइट, 2 क्रॉस n आंसर लिखते तो भी राइट, पर ऑप्शन में दोनों नहीं दिए होते, कोई एक ही दिया होता, तो 2 क्रॉस n दिया है मतलब राइट, तो ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आ गया। इसी के साथ बेटा 3.2 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे, वो भी इजी है पर नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, प्लस माइनस के अलावा कुछ नए मतलब कि चेंजेस सामने आएंगे। टोटल 4 सम हमने देखे अच्छे से, सभी चेंजेस वाले थे पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा समझना है और समझ में आ जाए ऐसा है। 20, 21 एंड 22 यहाँ तक अच्छे से होमवर्क में करके एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 3.3 से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।